क्या आप जानते हैं कि एक आम इंसान दिन भर में लगभग 60,000 अलग-अलग विचार सोचता है। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली और डरा देने वाली बात यह है कि उनमें से लगभग 80% विचार पूरी तरह से नेगेटिव और बीती हुई बातों के बारे में होते हैं। यानी हमारा दिमाग एक ऐसी फैक्ट्री बन चुका है जो चौबीसों घंटे सिर्फ ओवरथिंकिंग का कचरा प्रोड्यूस कर रही है। सोचिए, हम हर दिन किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग के अंदर एक अनचाही और थका देने वाली जंग लड़ रहे हैं। बिना बात का स्ट्रेस, आने वाले कल की एंग्जाइटी और बीती हुई बातों का पछतावा। ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी की गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया हो और स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में ही ना हो। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा? अगर मैं आपसे कहूं कि इस मानसिक तनाव यानी सफरिंग से बाहर निकलकर सच्ची खुशी पाने के लिए आपको हिमालय पर जाकर सालों की तपस्या नहीं करनी है, बल्कि सिर्फ 30 डेज काफी हैं। सुनने में थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना, पर यकीन मानिए ये पूरी तरह मुमकिन है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी लाइफ चेंजिंग किताब के सफर पर निकलने वाले हैं जो आपकी सोच, आपके काम करने के तरीके और सीधे शब्दों में कहें तो आपकी पूरी जिंदगी को अगले 30 दिनों में पूरी तरह बदलने की ताकत रखती है। हम बात कर रहे हैं मार्क रेक्लाउ और मैनुअल विला की लिखी हुई बेहद पावरफुल बुक माइंडफुल ज़ेन हैबिट्स फ्रॉम सफरिंग टू हैप्पीनेस इन 30 डेज की। ये कोई ऐसी वैसी मोटिवेशनल किताब नहीं है जो आपको 2 दिन के लिए चार्ज करेगी और तीसरे दिन आप फिर से उसी डिप्रेशन के गड्ढे में गिर जाएंगे। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। इस किताब में ऑथर्स ने सदियों पुरानी ज़ेन फिलॉसफी यानी उस जापानी विजडम को, जिसने दुनिया के सबसे शांत लोगों को जन्म दिया, और आज के मॉडर्न साइंस को मिलाकर कुछ ऐसे अनोखे, साइंटिफिक और बेहद आसान तरीके बताए हैं जो आपके अशांत उबलते हुए दिमाग को एक शांत ठंडी झील जैसा बना सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। ये कोई बोरिंग थ्योरी वाली या भारी भरकम शब्दों से भरी किताब नहीं है। इस बुक में एक ऐसा हिडन सीक्रेट छिपा है जिसे ऑथर्स ने द 2 मिनट ज़ेन पॉज का नाम दिया है। जी हाँ, सिर्फ 2 मिनट, एक ऐसा जादुई टूल जो आपके सबसे खराब, सबसे चिड़चिड़े और तनावपूर्ण दिन को भी सिर्फ 120 सेकंड के अंदर एक गहरे सुकून और शांति में बदल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला 2 मिनट में ऐसा क्या हो जाएगा? क्या ये कोई जादू है या फिर इसके पीछे कोई न्यूरोसाइंस काम कर रहा है? क्या है वो सीक्रेट? कैसे सिर्फ छोटी छोटी बारीक आदतें आपके दिमाग को रिवायर कर सकती हैं और आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को खुश रहने के लिए मजबूर कर सकती हैं? ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में बेहद आसान शब्दों में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझने वाले हैं। हम इस 30 डेज के चैलेंज को ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे कि आपको लगेगा कि जीना इतना भी मुश्किल नहीं था जितना हमने बना दिया था। अगर आप भी अपने दिमाग की इस रोज रोज की चिक चिक और ओवर थिंकिंग की खिचखिच से थक चुके हैं, अगर आप रात को चैन की नींद सोना चाहते हैं और अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना चाहते हैं ताकि कोई और आकर आपके इमोशन से ना खेल सके, तो इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती होने वाला है। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए खुद के एक शांत, बेहद खुशहाल और एक बिल्कुल नए वर्जन से मिलने के लिए। चाहिए इस 30 डेज के ट्रांसफॉर्मेशन के जादुई सफर को शुरू करते हैं। अध्याय 1, माइंडफुलनेस का परिचय। जब अभी नहीं तो कभी नहीं बन जाता है जीने का मंत्र। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम चाय तो पी रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग अगले दिन की मीटिंग या कल रात हुई किसी बहस में उलझा होता है? जरा सोचिए, कप हाथ में है, चाय की खुशबू हवा में है, लेकिन आप वहां हैं ही नहीं। इसी मानसिक भटकाव का लाजवाब इलाज लेकर आए हैं लेखक मार्क रेक्लाउ और मैनुअल विला। इस पहले अध्याय में वे माइंडफुलनेस के बेहद खूबसूरत और सीधे साठे जादू से हमारा परिचय कराते हैं। उनका कहना बिल्कुल साफ है, माइंडफुलनेस का मतलब पहाड़ों पर जाकर सन्यासी बनना नहीं है, बल्कि इसका सीधा सा अर्थ है पूरी तरह से इसी पल में जीना, और वो भी बिना किसी खुद को सही या गलत का सर्टिफिकेट दिए। जब आप बिना किसी जजमेंट के वर्तमान को गले लगाते हैं तो जिंदगी का असली मजा शुरू होता है। लेखक हमें आईना दिखाते हुए कहते हैं कि आज की इस भागदौड़ भरी मल्टीटास्किंग वाली जिंदगी में हम या तो अतीत के पछतावे का भारी बैग उठाकर चल रहे हैं या फिर भविष्य की चिंताओं का काल्पनिक भूत अपने सिर पर सवार करके घूम रहे हैं। नतीजा, हमारी आज की खुशी और मानसिक शांति कहीं बीच में ही दम तोड़ देती है। हम जीना ही भूल जाते हैं। माइंडफुलनेस हमें इसी जाल से बाहर निकालना सिखाती है। ये कोई बहुत बड़ी या रहस्यमयी रॉकेट साइंस नहीं है और ना ही इसका किसी धर्म से कोई लेना देना है। ये तो बस एक व्यावहारिक दिमागी कसरत है जिसे जिम जाकर बॉडी बनाने की तरह कोई भी बड़ी आसानी से सीख सकता है।
इस अध्याय का सबसे खूबसूरत संदेश यही है कि जिंदगी बड़ी बड़ी घटनाओं में नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। जब आप सांस ले रहे हो तो बस उस आती जाती सांस को महसूस करें। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान उसकी बातों पर दें, न कि अपने फोन की स्क्रीन पर। यहाँ तक कि सुबह की एक कप गर्मा गर्म चाय की हर एक चुस्की को पूरी जागरूकता के साथ पीना भी अपने आप में एक ध्यान है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि बीता हुआ कल एक कैंसिल्ड चेक है और आने वाला कल महज एक प्रॉमिसरी नोट। जो कुछ भी असली है वो बस यही पल है, तो क्यों ना इस पल को खुलकर जिया जाए। अध्याय 2, ज़ेन दर्शन की नींव, सरलता और स्पष्टता की जादुई दुनिया। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी इतनी उलझी हुई क्यों लगती है? मार्क रेक्लॉन्ग और मैनुअल विला इस अध्याय में हमें ज़ेन दर्शन की उस गहरी और शांत दुनिया में ले जाते हैं जहां हर उलझन का सीधा और सरल जवाब मिलता है। ज़ेन कोई मुश्किल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये बौद्ध परंपरा का एक ऐसा खूबसूरत ताना बाना है जो हमें सीधे अनुभव और अंदरूनी जागृति यानी इंटरनल अवेकनिंग का रास्ता दिखाता है। लेखकों का सबसे प्यारा और तीखा संदेश यही है कि लाइफ को कॉम्प्लिकेट करना बंद करो और इसके असली मजे को पहचानो। इस चैप्टर की सबसे चमकचमाती कुंजी है शोशिन, जिसका सीधा सा मतलब है एक बच्चे जैसा मासूम और शुरुआती मन यानी बिगिनर्स माइंड। जब हम किसी चीज को पहली बार देखते हैं तो हमारी आंखों में एक अलग ही चमक और कौतूहल होता है। ज़ेन कहता है कि जिंदगी के हर दिन और हर अनुभव को उसी नई और ताज़ा दृष्टि से देखो मानो सब कुछ पहली बार हो रहा हो। लेखक बड़े ही दिलचस्प अंदाज में समझाते हैं कि ज़ेन कोई संन्यास लेने की कला नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी को पूरे होश और मजे के साथ जीने का आर्ट है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने दिमाग के फालतू विचारों, बेवजह के इमोशनल ड्रामा और घर में भरे कबाड़ से खुद को आजाद कर सकते हैं। जब ये सारा फालतू बोझ हट जाता है तब हमें जिंदगी की वो असली और छिपी हुई खूबसूरती दिखाई देती है जो हमेशा से हमारे सामने थी, बस हम ही अपनी उलझनों में मसरूफ थे। ये अध्याय आपको मजबूर कर देगा कि आप ठहरें, एक गहरी सांस लें और अपनी जिंदगी को थोड़ा सिंपल और पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर बनाएं। अध्याय 3, सुबह की दिनचर्या, दिन की शुरुआत सही तरीके से और सुपरचार्ज्ड अंदाज में। जरा सोचिए, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? स्क्रीन स्क्रॉल करना या नोटिफिकेशन चेक करना? मार्क रेक्लॉन्ग और मैनुअल विला इस अध्याय में एक ऐसी माइंडफुल और पावरफुल सुबह की दिनचर्या का ब्लूप्रिंट शेयर करते हैं जो आपके पूरे दिन का गेम बदल सकती है। लेखक एक कमाल की बात कहते हैं, सुबह का पहला घंटा एक थर्मोमीटर की तरह होता है। ये तय करता है कि आपके पूरे दिन का तापमान कैसा रहेगा। अगर सुबह की शुरुआत हड़बड़ी और स्क्रीन के शोर से होगी तो पूरा दिन तनाव में ही बीतेगा। लेखक हमें एक बहुत ही प्यारा और आसान सुझाव देते हैं। जैसे ही आपकी नींद खुले, तुरंत फोन की दुनिया में गोता लगाने की बजाय कुछ मिनट बस शांत बैठें, खुद से जुड़ें, गहरी सांसें लें और अपने दिन के लिए एक पॉजिटिव इंटेंशन सेट करें, जैसे कि आज मैं जो भी करूंगा शांत रहकर करूंगा। इस जादुई सुबह को और भी शानदार बनाने के लिए आप मेडिटेशन, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग या योग, डायरी लिखना यानी जर्नलिंग या फिर बैल्कनी में खड़े होकर उगते सूरज और चिड़ियों की आवाज़ का आनंद ले सकते हैं। इस पूरे चैप्टर का सबसे बड़ा निचोड़ यही है कि यदि आप अपनी सुबह पर कब्जा कर सकते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी पर फतह हासिल कर सकते हैं। लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी सुबह से समय को कोई आम समय ना समझें, बल्कि इसे एक पवित्र और पर्सनल स्पेस की तरह ट्रीट करें। जब आप अपनी सुबह को होशपूर्वक और सचेत होकर जीना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी में एक गजब का संतुलन और ठहराव आ जाता है। अध्याय 4, श्वास की शक्ति, शांति का द्वार। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी सांसें तेज और उथली क्यों हो जाती हैं, और जब हम सुकून में होते हैं तो यही सांसें गहरी और शांत हो जाती हैं? लेखक मार्क रेक्लॉन्ग और मैनुअल विला इस अध्याय में एक बेहद जादुई बात समझाते हैं। हमारी श्वास यानी ब्रेथ सिर्फ जीने का जरिया नहीं है, बल्कि ये माइंडफुलनेस यानी सचेत रहने का सबसे सरल और असरदार रिमोट कंट्रोल है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपका दिमाग भले ही अतीत की यादों में भटकता रहे या भविष्य की चिंताओं में घोते लगाता रहे, लेकिन आपकी श्वास हमेशा वर्तमान यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहती है। वो कभी कल में नहीं जीती, वो हमेशा अभी में होती है। जब आप अपनी सांसों से जुड़ते हैं तो आप सीधे वर्तमान से जुड़ जाते हैं।
इस अध्याय में लेखक हमें कुछ कमाल की श्वास तकनीकों से रूबरू कराते हैं जो किसी सुपर पावर से कम नहीं है, जैसे कि 478 श्वास तकनीक, जो आपके दिमाग के लिए एक नेचुरल ट्रैंक्विलाइजर यानी शांत करने वाली दवा की तरह काम करती है। इसके अलावा डायाफ्रामिक ब्रीथिंग यानी पेट से सांस लेना और ज़ेन श्वास ध्यान जैसी विधाएं हमारे भीतर छिपे तनाव को पल भर में सोख लेती हैं। असल में जब भी ऑफिस का तनाव, किसी बात की चिंता या अचानक आया गुस्सा आपके दिमाग पर हावी होने लगे, तो बस अपनी सांसों पर फोकस करिए। ऐसा करते ही आपका नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर निकलकर बिल्कुल शांत हो जाता है और आपका उलझा हुआ दिमाग एकदम साफ और स्पष्ट सोचने लगता है। सोचिए, श्वास हमारा सबसे वफादार और भरोसेमंद साथी है। मोबाइल की बैटरी खत्म हो सकती है, इंटरनेट का सिग्नल जा सकता है, लेकिन आपकी श्वास हमेशा आपके साथ है। इसके इस्तेमाल के लिए ना तो आपको किसी महंगे जिम की मेंबरशिप चाहिए, ना किसी शांत हिमालय की गुफा में जाने की जरूरत है, और ना ही किसी खास मुहूर्त का इंतजार करना है। आप बस में हो, ऑफिस की किसी बोरिंग मीटिंग में हो या बेड पर सोने की कोशिश कर रहे हो, बस एक गहरी सचेत सांस लीजिए और शांति के उस अदृश्य द्वार को खोलिए जो हमेशा आपके भीतर ही मौजूद है। अध्याय 5, ध्यान का अभ्यास, मन को साधना। क्या आपके दिमाग में भी हर वक्त विचारों का ट्रैफिक जैम लगा रहता है? अगर हाँ, तो ये अध्याय आपके लिए ही है। लेखक मार्क रेक्लाउ और मैनुअल विला यहाँ ध्यान के कुछ बेहद व्यावहारिक और आसान नुस्खे शेयर कर रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ध्यान लगाने का मतलब है विचारों को पूरी तरह से रोक देना, लेकिन लेखक कहते हैं, जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान का असली मतलब है अपने विचारों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें एक दूरी से देखना। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर गुजरती हुई गाड़ियों को देख रहे हों या आसमान में तैरते बादलों को निहार रहे हों। आपको बस उन विचारों के पीछे भागना बंद करना है। इस सफर को और रोमांचक बनाने के लिए लेखकों ने ध्यान के कई दिलचस्प तरीकों से हमारा परिचय कराया है। इसमें जाज़ेन यानी ज़ेन स्टाइल में चुपचाप बैठना, विपश्यना यानी सांसों और शरीर के प्रति सजगता, मेत्ता ध्यान यानी दूसरों के लिए प्रेम और करुणा की भावना जगाना, और बॉडी स्कैन यानी सिर से पैर तक अपने शरीर की हर हलचल को महसूस करना शामिल है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको घंटों बैठने की जरूरत नहीं है, बस दिन में 5 से 10 मिनट की छोटी सी शुरुआत भी काफी है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही रोज का ये छोटा सा अभ्यास आपकी मानसिक शांति, फोकस, क्रिएटिविटी और इमोशनल इंटेलिजेंस को आसमान पर ले जा सकता है। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, बल्कि खुद से दोस्ती करने का और अपने भीतर छुपी असीमित शांति को जगाने का एक लाइफ चेंजिंग टूल है। अध्याय 6, आदतों का विज्ञान, परिवर्तन की कला। क्या आप जानते हैं कि सुबह उठकर ब्रश करने से लेकर रात को सोने तक हमारे पूरे दिन का लगभग 40% हिस्सा हमारी पुरानी आदतें तय करती हैं? यानी हम एक तरह से ऑटो पायलट मोड पर जी रहे हैं। इसी राज पर से पर्दा उठाते हुए मार्क और मैनुअल इस अध्याय में आदतों के पूरे मनोविज्ञान को समझाते हैं। वे कहते हैं कि अगर जिंदगी को बदलना है तो सबसे पहले अपनी आदतों के रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में लेना होगा। इसके लिए उन्होंने हैबिट लूप का एक जादुई फॉर्मूला दिया है जो 3 चीजों से मिलकर बनता है: संकेत यानी क्यू, दिनचर्या यानी रूटीन, और पुरस्कार यानी रिवॉर्ड। जब आप इस लूप को समझ जाते हैं तो किसी भी बुरी आदत को जड़ से उखाड़ना और नई अच्छी आदत को अपनाना बच्चों का खेल हो जाता है। लेखक यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात पर जोर देते हैं, छोटे कदम यानी स्मॉल स्टेप्स पर। अक्सर लोग जोश जोश में पहले ही दिन से 2 घंटे जिम जाने का या 5 घंटे पढ़ने का बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं। लेखक कहते हैं कि बड़े बदलाव हमेशा छोटे और लगातार कदमों से आते हैं। रोज बस 1% खुद को बेहतर बनाइए। इसके साथ ही वे कीस्टोन हैबिट्स यानी मुख्य आदतों का जिक्र करते हैं। ये वो वीआईपी आदतें होती हैं जिन्हें अगर आप सुधार लें तो जीवन के बाकी हिस्से खुद ब खुद सुधरने लगते हैं। जैसे रोज सुबह सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज करने की आदत आपकी डाइट, नींद और काम के फोकस को अपने आप बेहतर बना देती है। ये अध्याय आपको एक ऐसी सॉलिड और माइंडफुल प्लानिंग देता है जिससे आप अपनी बुरी आदतों को बाय बाय कहकर एक शानदार लाइफस्टाइल की शुरुआत कर सकते हैं। अध्याय 7, कृतज्ञता का अभ्यास, जीवन में आभार। जरा सोचिए, एक ऐसा जादुई चश्मा जिसे पहनते ही दुनिया की सारी शिकायतें गायब हो जाएं और हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आने लगें।
लेखक मार्क रेक्लाव और मैनुअल विला इस बेहद खूबसूरत अध्याय में हमें उसी जादुई चश्मे के बारे में बताते हैं जिसका नाम है कृतज्ञता यानी आभार मानना। लेखक कहते हैं कि कृतज्ञता कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन में सच्ची खुशी और सुकून पाने का सबसे शॉर्टकट और असरदार तरीका है। विज्ञान भी इस बात पर मुहर लगाता है। रिसर्च कहती है कि जब हम दिल से किसी को थैंक यू कहते हैं या जीवन की अच्छी चीज़ों को याद करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स का स्तर अचानक बढ़ जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि कृतज्ञ रहने से आपका तनाव छूमंतर हो जाता है और आप अंदर से गहरी शांति महसूस करने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना किसी दवा के अपने मूड को बूस्ट कर लेना। इस अध्याय में लेखकों ने एक बहुत ही आसान लेकिन लाइफ चेंजिंग आदत के बारे में बताया है, ग्रैटिट्यूड जर्नल यानी कृतज्ञता डायरी लिखना। आपको बस इतना करना है कि रोज रात को सोने से पहले या सुबह उठकर अपनी डायरी में ऐसी 3 चीजें लिखनी हैं जिनके लिए आप भगवान, प्रकृति या जिंदगी के शुक्रगुजार हैं। ये कुछ भी हो सकता है, सुबह की कड़क चाय, किसी दोस्त की प्यारी सी मुस्कान या बस एक और खूबसूरत दिन देखने का मौका। ज़ेन परंपरा में भी इस भावना को बेहद पवित्र माना गया है, जिसे वे कांक्षा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आप सीधे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि कृतज्ञता हमारे सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल देती है। आमतौर पर हमारा दिमाग उन चीजों के पीछे भागता रहता है जो हमारे पास नहीं है, जिससे हम हमेशा परेशान और दुखी रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम आभार मानना शुरू करते हैं, हमारा ध्यान उन चीजों पर टिक जाता है जो हमारे पास हैं। हम कमियों को कोसना बंद करके जिंदगी की अमीरी और उसकी खूबसूरती को देखने लगते हैं। जब आप जो है उसकी कद्र करना सीख जाते हैं तो जो नहीं है उसका मलाल अपने आप खत्म हो जाता है। तो देर किस बात की, आज ही से अपनी लाइफ में इस थैंक यू थेरेपी को शामिल कीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी खुशियों से गुलजार हो उठती है। अध्याय 8, डिजिटल डिटॉक्स, स्क्रीन से मुक्ति। क्या आपने कभी गौर किया है कि सुबह आंख खुलते ही हमारा हाथ सबसे पहले स्मार्टफोन की तरफ क्यों भागता है, मानो वो हमारा फोन नहीं बल्कि हमारी लाइफ सपोर्ट मशीन हो। लेखक मार्क रेक्लाव और मैनुअल विला इस बेहद प्रासंगिक अध्याय में इसी आधुनिक डिजिटल महामारी का पर्दाफाश करते हैं। आज स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और इंटरनेट हमारी जेब में मौजूद वो जादुई ड्रैगन बन चुके हैं जो हमारे कीमती ध्यान और सुकून को धीरे धीरे निगल रहे हैं। हम रील स्क्रॉल करते करते कब अपनी असली जिंदगी से दूर हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। इस वर्चुअल दुनिया ने हमें एक नया मानसिक रोग दिया है जिसे हम फोमो यानी कुछ छूट जाने का डर कहते हैं। दूसरों की चमचमाती जिंदगी देखकर अपनी साधारण सी लाइफ से तुलना करना हमारी आदत बन चुकी है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य की धज्जियां उड़ा रही है। इस दलदल से निकलने के लिए लेखक हमें डिजिटल संवाद का एक शानदार नुस्खा देते हैं, यानी हफ्ते में कम से कम एक दिन स्क्रीन को पूरी तरह बाय बाय कह देना। अपने घर में स्क्रीन फ्री जोन बनाइए, जैसे कि आपका बेडरूम या डाइनिंग टेबल, जहां फोन ले जाना सख्त मना हो। याद रखिए, असली जिंदगी स्क्रीन के बाहर है। जब आप फोन को साइड में रखकर प्रकृति के बीच टहलने निकलते हैं, किसी पुरानी धूल जमी किताब के पन्ने पलटते हैं या फिर से वही बचपन वाली पेंटिंग या गिटार उठा लेते हैं, तब आपको समझ आता है कि सुकून किसे कहते हैं। डिजिटल डिटॉक्स कोई सजा नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने का एक बेहतरीन मौका है। अध्याय 9, सचेत खान पान, भोजन के साथ संबंध। चिप्स का पैकेट हाथ में हो, नेटफ्लिक्स पर पसंदीदा शो चल रहा हो और अचानक पता चले कि पूरा पैकेट खाली हो गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मार्क रेक्लाव और मैनुअल विला इस अध्याय में हमारे इसी रोबोटिक लाइफस्टाइल पर चोट करते हैं और परिचय करवाते हैं माइंडफुल ईटिंग की जादुई कला से। आज के दौर में हम खाना खाते नहीं हैं, बल्कि बस उसे टीवी देखते हुए, फोन पर चैटिंग करते हुए या ऑफिस का काम करते हुए पेट के अंदर डंप करते हैं। नतीजा, ना तो खाने का स्वाद मिलता है और ना ही पेट भरने का एहसास, जिससे हम अक्सर जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। माइंडफुल ईटिंग का सीधा सा मतलब है भोजन के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना। जब आप खाएं तो सिर्फ खाएं, हर निवाले को पूरी जागरूकता के साथ चबाएं, उसकी खुशबू को महसूस करें, उसके टेक्सचर का आनंद लें और अपने शरीर के उस सिग्नल को सुनें जो कहता है, बस भाई अब मेरा पेट भर गया। लेखक यहाँ ज़ेन मठों का एक खूबसूरत उदाहरण देते हैं, जहाँ खाना बनाना और खाना कोई आम काम नहीं बल्कि एक पवित्र प्रार्थना की तरह माना जाता है। हमारा शरीर एक मंदिर है और जो ईंधन हम इसमें डालेंगे वैसी ही ऊर्जा हमें मिलेगी। हम जो कुछ भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारे विचारों, मूड और भावनाओं पर पड़ता है।
जंक फूड आपके मूड को भी जंक बना सकता है, जबकि एक स्वस्थ, संतुलित और प्यार से खाया गया भोजन आपके चेहरे पर चमक और दिमाग में शांति लाता है। इसलिए अगली बार जब प्लेट सामने आए तो फोन को दूर रखिए, भोजन को धन्यवाद कहिए और हर एक बाइट का भरपूर उत्सव मनाइए। अध्याय 10, प्रकृति से जुड़ाव, धरती का स्पर्श। क्या आप जानते हैं कि मानसिक शांति का सबसे बड़ा रिचार्ज कूपन हमारे घर के ठीक बाहर प्रकृति की गोद में छिपा है? लेखक मार्क रेक्लाउ और मैनुअल विला इस बेहद खूबसूरत अध्याय में हमें याद दिलाते हैं कि कंक्रीट के जंगलों और मोबाइल की स्क्रीन से बाहर निकलकर असली दुनिया और धरती को छूना हमारे लिए कितना जरूरी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम वाईफाई से तो जुड़े हैं, लेकिन उस कुदरत से कट गए हैं जिसने हमें बनाया है। लेखक इसी कुदरती कनेक्शन को वापस पाने का जादुई रास्ता दिखाते हैं। इस अध्याय में जापानी संस्कृति के एक बेहतरीन तरीके शिनरिन योकू यानी फॉरेस्ट बेदिंग का जिक्र किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जंगल में जाकर नहाना है, बल्कि इसका सीधा सा अर्थ है जंगल की शांत हवा, पेड़ों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट को अपने भीतर महसूस करना, अपनी 10 इंद्रियों से प्रकृति को पीना। वैज्ञानिक शोध भी इस बात पर मुहर लगाते हैं कि अगर आप रोजाना सिर्फ 20 से 30 मिनट किसी पार्क या हरियाली के बीच बिताते हैं तो शरीर में तनाव पैदा करने वाला कॉर्टिसोल हार्मोन जादुई रूप से कम हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है और जो मूड सुबह से चिड़चिड़ा था वो एकदम तरोताज़ा और खुश मिजाज हो जाता है। ये किसी भी महंगी दवा से लाख गुना बेहतर और बिल्कुल मुफ्त की थेरेपी है। लेखक आगे ज़ेन गार्डन और कुदरत पर आधारित ध्यान के बारे में विस्तार से बात करते हैं। ज़ेन गार्डन सिर्फ पत्थरों और रेत का ढेर नहीं, बल्कि मन को एकाग्र करने और भीतर के शोर को शांत करने का एक माध्यम है। किताब हमें प्रेरित करती है कि अपनी रोज की व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा सा वक्त आउटडोर के लिए जरूर निकालें। इसके लिए आपको किसी बड़े नेशनल पार्क में जाने की जरूरत नहीं है। बस सुबह सुबह नंगे पैर हरी घास पर टहलना, शाम को डूबते हुए सूरज को देखना, समंदर की लहरों को महसूस करना या रात में सिर्फ 5 मिनट छत पर लेटकर खुले आसमान और तारों को निहारना भी काफी है। जब हम मिट्टी को छूते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। प्रकृति हमें चुपके से सिखा जाती है कि जैसे पतझड़ के बाद बहार आती है, वैसे ही हमारी परेशानियां भी परमानेंट नहीं है। तो देर किस बात की, आज ही थोड़ी देर के लिए अपने फोन को अनलॉक करिए और प्रकृति के साथ प्लग इन कर लीजिए। अध्याय 11, रिश्तों में माइंडफुलनेस, जब दिल से जुड़ेगा दिल। अक्सर हमें लगता है कि माइंडफुलनेस या ध्यान लगाने का मतलब है किसी शांत कोने में आंखें बंद करके बैठ जाना, लेकिन लेखक मार्क रेक्लाउ और मैनुअल विला इस अध्याय में एक कमाल की बात कहते हैं। सच्ची माइंडफुलनेस वो है जो आपके रिश्तों में जादू घोल दे। सोचिए, आखिरी बार कब आपने किसी की बात को बिना मोबाइल छुए, बिना बीच में टोके और बिना अपना जवाब सोचे पूरा सुना था? ज्यादातर समय जब सामने वाला बोल रहा होता है, हमारा दिमाग अपना अगला डायलॉग तैयार कर रहा होता है। इसे ही कहते हैं अधूरी मौजूदगी। ज़ैन दर्शन कहता है कि जब आप किसी को अपनी पूरी उपस्थिति यानी एक्टिव लिसनिंग देते हैं तो वो दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा होता है। इस रिश्ते की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के 2 सबसे बड़े ईंधन हैं, करुणा यानी कंपैशन और सहानुभूति यानी एम्पैथी। जब आप खुद को दूसरे के जूतों में रखकर देखते हैं तो शिकायतें अपने आप गायब हो जाती हैं। लेकिन ठहरिए, दूसरों से प्यार करने की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। अगर आप खुद की गलतियों पर खुद को कोसते रहेंगे तो दूसरों को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुद के प्रति थोड़े दयालु बनिए, अपनी कमियों को गले लगाइए। जब आपका खुद का घड़ा प्यार और सुकून से भरा होगा, तभी तो वो दूसरों के लिए छलकेगा। अध्याय 12, काम में माइंडफुलनेस, मल्टीटास्किंग को कहें बाय बाय और काम में लाएं जादू। क्या आप भी एक साथ ईमेल टाइप करते हैं, फोन पर बात करते हैं और चाय की चुस्की लेते हैं? अगर हाँ, तो बधाई हो, आप खुद को थका रहे हैं। इस अध्याय में लेखक हमें कार्यस्थल की उस कड़वी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। साइंस भी मानता है कि मल्टीटास्किंग वास्तव में एक भ्रम है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता नहीं, बल्कि आपके दिमाग का देही कर देता है और आपको बर्नआउट की तरफ धकेलता है। इसका ज़ैन इलाज है डीप वर्क, यानी एक समय में सिर्फ एक काम पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा देना। जापानी संस्कृति में एक बेहद खूबसूरत विचार है, इचिगो इचिए, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये पल, ये मौका जीवन में सिर्फ एक ही बार मिलेगा। तो क्यों ना अपने हर काम को, चाहे वो ऑफिस की कोई बड़ी प्रेजेंटेशन हो या डेस्क की सफाई, इतने दिल से किया जाए कि वो आखिरी और सबसे बेहतरीन बन जाए।
लेखकों का सुझाव है कि आप पोमोडोरो तकनीक यानी 25 मिनट काम 5 मिनट का ब्रेक को माइंडफुलनेस के साथ जोड़कर देखें। इससे काम बोझ नहीं बल्कि एक खेल बन जाएगा। अंत में सबसे जरूरी बात, काम छोटा हो या बड़ा, जब आप उसमें कोई बड़ा मकसद या उद्देश्य ढूंढ लेते हैं तो वो सिर्फ आजीविका का साधन नहीं रह जाता बल्कि आपके जीवन को खुशियों से भर देता है। अध्याय 13, नींद और विश्राम, पुनर्जीवन की कला। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रात की नींद को टाइम वेस्ट समझते हैं? अगर हाँ, तो मार्क रेक्लाउग और मैनुअल विला की ये बात आपको हैरान कर देगी। इस अध्याय में वे बताते हैं कि आधुनिक दुनिया में हमने नींद को एक विलासिता या उत्पादकता का दुश्मन मान लिया है, जो कि हमारी सबसे बड़ी भूल है। सच तो ये है कि नींद कोई आलस्य नहीं बल्कि एक पवित्र अभ्यास है। ये आपके शरीर और दिमाग का वो जादुई सर्विसिंग स्टेशन है जहां रात भर में आपकी थकान, तनाव और दिन भर के डैमेज को रिपेयर किया जाता है। जब आप गहरी नींद सोते हैं तो आपका दिमाग कचरा साफ करता है और आपकी यादों को रीबूट करता है। इसलिए अगली बार जब आप कम सोने पर गर्व करें तो याद रखें कि आप अपनी ही रचनात्मकता और मानसिक स्पष्टता से समझौता कर रहे हैं। इस अध्याय का सबसे खूबसूरत हिस्सा है सोने की दिनचर्या यानी बेड टाइम रिचुअल का विचार। जैसे हम काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं, वैसे ही हमें सोने के लिए भी खुद को तैयार करना चाहिए। लेखक सलाह देते हैं कि सोने से ठीक 1 घंटे पहले अपने स्मार्टफोन और स्क्रीन को गुड नाइट कह दें, क्योंकि उनकी नीली रोशनी आपके दिमाग को झांसा देती है कि अभी भी दिन है। इसकी जगह 1 कप हर्बल चाय पिएं, हल्की और सुकून देने वाली धुनें सुनें या एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें जिसमें दिन भर की अच्छी बातों के लिए शुक्रिया अदा किया गया हो। ये छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि अब जंग के मैदान से हटकर आराम करने का वक्त हो गया है। अगर आपको बिस्तर पर लेटने के बाद भी विचारों के तूफान से मुक्ति नहीं मिलती, तो ये अध्याय आपको योग निद्रा और बॉडी स्कैन मेडिटेशन जैसे जादुई टूल्स सौंपता है। ये केवल ध्यान के तरीके नहीं बल्कि आपके शरीर के रोम रोम को ढीला छोड़ने और गहरी शांति के महासागर में गोता लगाने के शॉर्टकट हैं। लेखक हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाते हैं। विश्राम करना कोई अपराध या आलस्य नहीं है, बल्कि ये स्वयं की देखभाल का सबसे जरूरी हिस्सा है। याद रखिए, एक सूखी और थकी हुई बैटरी से आप कभी भी रोशनी नहीं पा सकते। खुद को रिचार्ज होने का मौका दीजिए, क्योंकि जब आप पूरी तरह विश्राम करके जागते हैं तो आप सिर्फ उठते नहीं हैं बल्कि एक नए और ऊर्जावान स्वरूप में पुनर्जीवित होते हैं। अध्याय 14, क्षमा और जाने देना, मुक्ति का मार्ग। क्या आप जानते हैं कि दिल में पुरानी शिकायतें, नफरत और गुस्सा पालना बिल्कुल वैसा ही है जैसे जहर खुद पीना और उम्मीद करना कि सामने वाला मर जाए? कितना अजीब है ना, पर हम सब अक्सर यही करते हैं। लेखक मार्क रेक्लाउ और मैनुअल विला अपने इस बेहद गहरे अध्याय में हमें समझाते हैं कि जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को एक मानसिक जेल में बंद कर लेते हैं। यहाँ ज़ेन दर्शन की एक खूबसूरत अवधारणा आती है जिसे मुशिन यानी खाली मन कहा जाता है। मुशिन का मतलब है अपने मन के कप को उन सभी फालतू और पुरानी कड़वी यादों से खाली कर देना जो आज आपको खुलकर जीने से रोक रही हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सामने वाले को क्षमा करने का मतलब है उसके बुरे व्यवहार को सही ठहराना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्षमा करने का असली मतलब है खुद को उस पुराने दर्द के चंगुल से आज़ाद करना और अपनी मानसिक शांति की चाबी वापस अपने हाथ में लेना। और हाँ, लेखक एक और कमाल की बात याद दिलाते हैं। दूसरों को तो हम फिर भी माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को माफ करना भूल जाते हैं। अपनी पुरानी गलतियों के लिए खुद को कोसना बंद कीजिए। जाने देना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज की जाने वाली एक खूबसूरत प्रक्रिया है जो आपके कंधों से भारी बोझ को हटाकर आपको हवा की तरह हल्का और आज़ाद बना देती है। ये अध्याय आपको अपनी ही बनाई बेड़ियों को तोड़कर खुलकर मुस्कुराने का हौसला देता है। अध्याय 15, उद्देश्य और अर्थ, जीवन का केंद्र। क्या आप भी रोज सुबह उठकर बिना किसी उत्साह के मशीन की तरह काम पर निकल जाते हैं? अगर हां, तो ये अध्याय सीधे आपके दिल पर दस्तक देने वाला है। इस बेहद प्रेरणादायक अध्याय में लेखक जोड़ी हमें बताती है कि बिना किसी उद्देश्य के जीना वैसा ही है जैसे बिना पतवार के नाव को समंदर में छोड़ देना। अपने जीवन को एक सही दिशा और गहरा अर्थ देने के लिए लेखक जापान के सदियों पुराने और मशहूर रहस्य इकिगाई, जीने का कारण को हमारे सामने पेश करते हैं। इकिगाई आपके जीवन का वो स्वीट स्पॉट है जो 4 चीजों से मिलने से बनता है। वो काम जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जिसमें आप माहिर हैं, जिसकी इस दुनिया को जरूरत है और जिससे आपकी जेब भी गर्म होती है, यानी आपको पैसे मिलते हैं। जब आपका जीवन आपके इन गहरे मूल्यों और इकिगाई के साथ जुड़ जाता है तो जिंदगी का हर दिन एक उत्सव बन जाता है।
फिर चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं, आप कभी टूटते नहीं बल्कि और मजबूत होकर उभरते हैं। ज़ेन दर्शन यहाँ एक और कमाल की सीख देता है। जीवन का उद्देश्य किसी बहुत बड़े या जादुई लक्ष्य को हासिल करने में नहीं छिपा है, बल्कि ये तो हर छोटे से छोटे काम जैसे चाय पीना या घर की सफाई करना को पूरी जागरूकता, शिद्दत और गहरे जुड़ाव के साथ करने में है। ये अध्याय आपकी आंखों से धुंध को साफ करता है और आपको अपने असली स्वभाव को पहचान कर अपनी शर्तों पर एक बेहद संतुष्ट और शानदार जिंदगी जीने की प्रेरणा देता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।